Good morning, students. In the last video, we discussed about the second law of motion and we also discussed how to derive it. Now, there are some applications on the basis of second law of motion and we will discuss them one by one. So, let us see the example from daily life. The second law of motion is often seen in our daily life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backward in the moving with the moving ball. जब भी क्रिकेट का मैच होता है और अगर सडनली कोई प्लेयर है वो बॉल को कैच कर रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को पीछे लेके जाके तब वो बॉल को कैच करता है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें फील्डर क्या करता है, टाइम को इंक्रीज कर देता है. यहाँ पे एक तरीके से बॉल जो है, बॉल का कोई मास है, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं. तो उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका मास इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन्स उसका इनिशियल मोमेंटम. जैसे ही वो प्लेयर के हाथ में आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. तो मीन्स इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो मतलब दिस इज कॉल्ड एज द चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल में चेंज हो जाना. तो आपने यहाँ पे सेकेंड लॉ में ये देखा कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा और टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे क्रिकेट के केस में जितने भी मोमेंटम से बॉल आ रही थी और फाइनल मोमेंटम उसका क्या होना है, ज़ीरो ही होना है, क्योंकि प्लेयर के हाथ में आते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. तो प्लेयर क्या करता है, प्लेयर एक तरीके से उस चेंज इन मोमेंटम के टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम इंटरवल. तो जितना टाइम उसने इंक्रीज कर दिया तो उसके हाथ पे जो फोर्स लग रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा. और वही अगर वो सडनली एकदम से कैच कर ले इस बॉल को तो क्या होगा, टाइम इंटरवल जो है वो कम हो गया, क्योंकि उस टाइम भी चेंज इन मोमेंटम तो वही होना है, जितनी भी वेलोसिटी से बॉल आ रही थी उसी वेलोसिटी से आ रही है. फाइनली बॉल जो है वो ज़ीरो पे ही आएगी, फाइनल मोमेंटम उसका ज़ीरो होगा. लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा. तो जिसकी वजह से जो प्लेयर है उसके हाथ पे क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लग सकता है और उसको इंजरी हो सकती है. तो यही रीज़न है कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है और कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचता है. नाउ जब भी कोई एक हाई जंप का इवेंट होता है, नाउ दिस इज दी वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो हाई जंप एथलेटिक इवेंट में क्या होता है, एथलीट को डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं कुदाया जाता, या तो उसको कोई कुशन बेड दिया जाता है, मतलब तकिए के मटेरियल वाला बेड दिया जाता है जिसके अंदर कुछ फोम का मटेरियल हो, सॉफ्ट मटेरियल हो, या सैंड बेड दिया जाता है, क्योंकि सैंड का जो मटेरियल होता है वो इजीली क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रेस हो जाता है. तो दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप. अब एथलीट क्या है, एथलीट चलता हुआ आ रहा है, वो भागता हुआ आएगा और फाइनली उसका मोमेंटम भी क्या होना है, ज़ीरो ही होना है. लेकिन अगर वो एक हार्ड सरफेस जैसे कि ज़मीन है उसके ऊपर अगर वो गिरेगा तो क्या होगा, उसका चेंज इन मोमेंटम जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएगा, जिससे उसके नीज पे क्या लग सकती है, चोट लग सकती है. बट वही अगर उसको एक सैंड बेड के ऊपर या एक कुशन बेड के ऊपर कुदाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि वो कुशन बेड और या सैंड बेड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो वो प्लेयर के पैरों के साथ, उसके नीज के साथ थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम इंटरवल जो है चेंज इन मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम को ज़ीरो आने का जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इस वजह से उसके पैरों पे कम फोर्स लगेगा. सो दिस इज वाई ड्यूरिंग द हाई जंप an athlete is made to fall on a cushion bed or a sand bed. Now रिवर्स केस का एक एग्जाम्पल है कराटे प्लेयर का. कराटे प्लेयर जो है वो बहुत ही इजीली क्या करता है, एक सिंगल ब्लो के अंदर स्लैब ऑफ आइस या मान लो अगर कोई पत्थरों का ढेर है उसको तोड़ देता है. तो वो क्या करता है, इसमें वो अपोजिट चीज़ है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, इसमें वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खूब सारा फोर्स जो है एक्सर्ट करता है. मतलब चेंज इन मोमेंटम, अगर एक बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई इनिशियल मोमेंटम से
कराटे प्लेयर अपने हैंड को लेके आए और स्लैब के ऊपर मारे। अब फाइनली स्लैब को टच होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, हैंड की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो यहाँ पे स्लैब के ऊपर खूब सारा फोर्स लगता है और वो जो स्लैब है वो ब्रेक हो जाती है। अब दिस इज यहाँ पे है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप डिराइव कर सकते हो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ मीन्स न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द second law of motion. So F is equal to mass into acceleration. We can open this formula as F is equal to mv minus u by t. T को इधर ले गए, mv minus mu. So when you will solve it and you put F as 0, because हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर फोर्स 0 है तो क्या निकलेगा, v और u, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है चाहे कोई भी टाइम हो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, इवन अगर उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ देयर आर एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सी इस लॉ के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना इजी है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बीच बीच में जो आपने मोशन चैप्टर में सीखा है इक्वेशंस को, जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, वो भी इस चैप्टर में आपको यूज़ होंगी, क्योंकि मेनली यहाँ पे आपने एक नया फॉर्मूला जो अभी सीखा है वो दैट इज F इज इक्वल टू ma। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली दी हुई है फोर्स निकालने के लिए तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको u v t दे रखा है तो आप पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे या फिर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी किसी केस में क्या होता है, आपको डिस्टेंस जैसी चीज़ दे देगी, मीन्स आपको कोई फोर्स जो आपकी मोशन की 3 इक्वेशंस थी उनमें से किसी इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यूज निकाल के और फाइनली फोर्स निकालना पड़ता है। सो दिस यू विल लर्न विद एज वी विल लर्न मोर अबाउट द न्यूमेरिकल्स। अब जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है उस 5 kg का, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए। तो उसकी स्पीड, जब ये फोर्स लगता है इस 5 kg के ऑब्जेक्ट पे 2 सेकेंड के लिए, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक। तो आपको क्या करना है, अप्लाइड फोर्स निकालना है। पहले ये देखो, तो यहाँ पे आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि पहले वेलोसिटी ये थी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम कितना दिया है आपको, 2 सेकेंड। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 5 kg। तो आप सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं फोर्स निकालने के लिए, आपके पास m है, v है, u है, t है। F इज इक्वल टू माइनस m v माइनस u बाई टी का फॉर्मूला लगाइए एंड आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। अब आपको क्या बोला हुआ है, नाउ इफ दिस फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। ये जो फोर्स आपने निकाला है, अगर ये सेम फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगा होता, क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं बताई हुई, आपको बोला है ये एक फोर्स लगाया तो इतने से इतनी वेलोसिटी हो गई, बट आपने इन सारी वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया कि ये फोर्स जो था वो 10 न्यूटन का था। अब आपको बोला है ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए लगाया होता तो क्या होता, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, मीन्स दिस 3 ही है। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड के ऊपर ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए लगाया होता तो कितनी वेलोसिटी होती। तो यही वाला फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपके उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg ही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। v आपको निकालना है, फोर्स आप कैलकुलेट कर चुके हो 10 न्यूटन, एंड आपको जो टाइम इंटरवल अब बोला है वो कितना बोला है, 5 सेकेंड का। सिंपली क्या करना है, हमें यही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, v माइनस यू बाई टी। फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 10, मास है 5,
v हमें निकालना है, u कितना है हमारे पास 3 और टाइम है हमारे पास 5। इसको ऊपर ले जाओ, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 5v माइनस 3। और क्या कर सकते हैं आप, 10 इंटू 5, इस वाले 5 को नीचे ले आओ, v माइनस 3, 5 से 5 कट हो गया, 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 3, सो 13 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो दिस पार्ट आई हैव सॉल्व्ड इट हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square? आपसे सिंपली पूछा है कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक आपको दिया हुआ है 2 kg का मास, उस पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है। एक है 4 kg का मास, उस पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है। दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स निकाल लो। 2 इंटू 5 10 न्यूटन, 4 इंटू 2 8 न्यूटन। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली दे रखा है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। नाउ एग्जाम्पल 9.3, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जो कि मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर से, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है स्टॉप होने के लिए। सो इसका मतलब है अगर ये मोटर कार फाइनली स्टॉप हो गई है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो शुरुआत की वेलोसिटी कौन सी हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 4 सेकेंड का। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक लगाने पे ही तो ऑब्जेक्ट क्या आता है, रेस्ट पे आता है। तो आपको ब्रेक लगा, जब उस ऑब्जेक्ट मोटर कार के ऊपर जब ब्रेक लगाया गया तो कितना फोर्स लगा उस पर, जिसके अंदर कितने मास के पैसेंजर थे, 1000 kg के। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली बता रखा है कि u जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। कार जो मोटर कार है वो स्टॉप हो गई है तो v 0 हो गया। टाइम आपको 4 सेकेंड दिया है और मास कितना है, 1000 kg का। आपको निकालना है फोर्स। यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स हम न्यूटन में निकालते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि किलोमीटर पर आवर में नहीं होता। आप फोर्स जब भी निकालेंगे तो मास हमेशा केजी में होना चाहिए, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, और ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, बस सिंपली u को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आप u को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 इंटू 5/, आप इसको डिवाइड करेंगे, देन 9 6 जा 54 और ये आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास u जो है वो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला लगाओ। m कितना है 1000, v जो है वो हो गया दिस इज 0 माइनस 30 बाई टाइम इज 4। यू कैन कैलकुलेट इट, 1000 माइनस 30 बाई 4, now 2 then 5 0, it comes out to be minus 7500 न्यूटन। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब ये क्या है कि ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको कम करने में यूज हुआ है। जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन में ब्रेक लगाया गया है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे माइनस इसलिए आया है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि एक ब्रेक लगाया गया है तो ब्रेक में भी फोर्स अप्लाई होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इसे माइनस साइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस which you need to solve in relation to this second law of motion. So this is all for the day. In the next video we will discuss more numerical problem related to second law of motion. Thank you.